नमस्कार दोस्तों नेपाल से समाचार आ रहे हैं कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के दो बड़े अधिकारी नेपाल गए हैं और नेपाल में विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा खोलना चाहते हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव और आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य राम माधव और आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ये नेपाल गए हैं। और बताया जा रहा है नेपाल समाचार की तरफ से कि ये नेपाल में विश्व हिंदू परिषद यानी आरएसएस की शाखा खोलना चाहते हैं और इसका गृह कार्य करने गए हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या आरएसएस की शाखा नेपाल में खुल पाएगी कि नहीं खुल पाएगी। दूसरा कि क्या आरएसएस यदि नेपाल में खुल गया तो क्या होगा। तो दोस्तों इस पर जान लीजिए कि आपके जो विश्लेषक हैं वो आरएसएस के विरोधी हैं, यानी नेपाल में आरएसएस को बदनाम किया गया है। लेकिन दोस्तों जिन विश्लेषकों ने आरएसएस को नेपाल में बदनाम किया है वो है कम्युनिस्ट सोच के लोग। सच्चाई को समझिए, नेपाल में अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है देश स्तर की जो सत्ता को कब्जा कर ले। दोस्तों आने वाले समय में वर्ल्ड वार जरूर होगी, विश्व युद्ध होगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया की जनसंख्या 10 अरब पार हो जाएगी और ऐसा भी आएगा जब सरकारें सारी खत्म हो जाएंगी, सेना टूट जाएगी और पूरी दुनिया में आपातकाल लागू होगा। दोस्तों भविष्य में ऐसा निश्चित होगा कि पूरी दुनिया में आपातकाल लगेगा और सरकारें नहीं बचेंगी और बहुत सारे देशों की सैनिक ताकतें यानी सेना भी खत्म हो जाएगी। उस स्थिति में देश को चाहिए कोई ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीयवादी पार्टी कही जा सके। जैसे भारत में विश्व हिंदू परिषद है, इसे राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं। यदि भारत में भविष्य में आपातकाल लगता है, भारत की सेना रूपी दीवार टूटती है, तो आरएसएस देश को कब्जा करके और देश को चलाएगी, यानी देश के टुकड़े नहीं होने देगी, इसको बचाने का प्रयास करेगी और उन ताकतों के खिलाफ लड़ेगी जो ताकतें देश को विभाजन की ओर ले जा रही है। यानी कह सकते हैं कि आरएसएस भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। लेकिन नेपाल के पास में अभी तक कोई ऐसी पार्टी मौजूद नहीं है जो राष्ट्रवादी पार्टी हो, नेपाल की जो मूल जातियां हैं उनकी पार्टी हो। यदि नेपाल में कोई छोटे मोटे पार्टियां हैं भी लोकल स्तर की, तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो देश की सत्ता को कब्जा कर ले। हमारे कहने का मतलब है कि नेपाल को एक ऐसी पार्टी लोकल स्तर पर जरूर बनानी चाहिए जो पार्टी नेपाल की मूल जातियों को मिलाकर बनती हो, यानी हिंदू और बौद्धों को मिलाकर बनती हो। क्योंकि ऐसी पार्टी एक बड़े रूप में एक बड़ी पार्टी यदि बनती है जो चुनाव ना लड़े, जैसे भारत में आरएसएस है, यहां चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि इसकी एक शाखा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है जो कि आरएसएस से अलग है। तो नेपाल में कोई ऐसा दल बनता है जो दल बहुत ज्यादा ताकतवर हो और नेपाल के हिंदू और बौद्ध मूल जातियों से मिलकर बना हो। तीसरा, यह दल चुनाव ना लड़ता हो तो यह दल नेपाल के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि भविष्य में देखा जा सकता है अच्छे से कि नेपाल अस्थिर होता जाता है। भविष्य में भारत चीन युद्ध होता है या दुनिया में वर्ल्ड वार छिड़ती है, राजनीतिक पार्टियां अस्त व्यस्त हो जाती है, टूट जाती है, सेनाएं टूट जाती है, तो लोकल स्तर के जो पावरफुल संगठन है वही देश की सत्ता को कब्जा करेंगे और देश को बचाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि तालिबान हमेशा से अस्त व्यस्त ही रहा, लेकिन आखिर में वहां के लोकल जो तालिबानी लोग थे वही लोग सत्ता को कब्जा किए और देश को चलाना चाहते हैं। तो दुनिया में जब आपातकाल लगेगा तब देश की जो मूल राष्ट्रवादी जनता है उनको मिला के जो संगठन बनेगा वही देश को चलाएगा। यानी कहा जा सकता है कि आरएसएस जैसा एक दल होना नेपाल के पास में बहुत जरूरी है।
भारतीय आरएसएस को आपने देखा होगा, ये ईसाइयों की विरोधी है और कहीं कहीं मुसलमानों की भी विरोधी है। हालांकि भारतीय आरएसएस का मूल एजेंडा नहीं है ईसाइयों का विरोध करना और मुसलमानों का विरोध करना, लेकिन उसमें बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो ईसाई और मुसलमानों का विरोध करते हैं। इसके कारण आरएसएस को मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी कहा जाता है, जबकि आरएसएस का मूल एजेंडा ईसाई और मुसलमानों का विरोधी बिल्कुल नहीं है। सबको एक बनाने का उनका एजेंडा है। नेपाल में आरएसएस को गलत पार्टी समझा जाता है, लेकिन यह दल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यदि भारत में आज आपातकाल लग गया, भारत की सेना रूपी दीवार टूट गई, सारा मंत्रिपरिषद संसद भंग हो गई, देश में आपातकाल लग गया, देश में विदेशी हमला हो गया, तो उस स्थिति में आरएसएस सत्ता को कब्जा करके और देश को चलाएगी और यह करने में सक्षम होगी, क्योंकि आरएसएस के सदस्यों की संख्या लगभग 4 करोड़ है जो इसमें सक्रिय लोग काम करते हैं और इसको समर्थन है कम से कम 50 करोड़ लोगों का। इसलिए आरएसएस देश की सत्ता को आराम से कब्जा कर सकती है और भारत की रक्षा कर सकती है। और यह भी जानना आपको पड़ेगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगठन है आरएसएस। जब आरएसएस की परेड होती है तो उसके सामने दुनिया की सभी सेनाएं बहुत छोटी पड़ती हैं। इस दुनिया में भारत और चीन की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखें, आरएसएस के सामने भारत और चीन की सेना बहुत छोटी पड़ती है। इसलिए हमारा मानना है कि नेपाल को अपने देश में एक ऐसा संगठन बनाना अति आवश्यक है जो नेपाल की मूल जातियों से मिलकर बनता हो, और इस संगठन को बहुत ताकतवर होना चाहिए जो कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर प्रेशर डाल सके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी प्रेशर में आ जाती है, लेकिन क्षेत्रीय जो संगठन होते हैं वो इतनी आसानी से विदेशी प्रेशर में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको चुनाव ही नहीं लड़ना है। जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वही विदेशी प्रेशर में आती हैं, और जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना ही नहीं है तो वो प्रेशर में क्यों आएगी। इसलिए हमारा मानना है कि आरएसएस जैसा एक संगठन नेपाल में होना अति आवश्यक है, जिस संगठन को नेपाल की मूल जातियों से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। और हमारा ये भी मानना है कि यदि नेपाल ऐसा कोई संगठन तैयार नहीं करता है जो नेपाल की राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना सके, तो ये नेपाल की बहुत बड़ी गलती होगी। नेपाल की लोकल जनता को मिला के ऐसा एक संगठन अवश्य बनना चाहिए जिसे कि राष्ट्रवादी पार्टी कहा जा सके और ये पार्टी चुनाव न लड़े। धन्यवाद दोस्तों। और हम ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आप यानी नेपाल के लोग आरएसएस के काफी विरोधी हैं और नेपाल के हिंदू भी काफी विरोधी हैं आरएसएस के, तो इसे नेपाल का दुर्भाग्य समझा जा सकता है कि नेपाली हिंदू आरएसएस के विरोधी हैं, क्योंकि भविष्य में नेपाली हिंदुओं पर, भविष्य में हिंदुओं पे समस्या आने वाली है और उस समय आरएसएस ही है जो हिंदुओं के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी, बौद्धों के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत नेपाली हिंदू और बौद्ध के साथ मिलकर खड़ा नहीं रहेगी, केवल आरएसएस ही नेपाल के हिंदू और बौद्धों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।